हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने आया हूं। पिछली जो वीडियोस थी मेरी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, जो जितनी भी वीडियो थी आपका बहुत अच्छा उसमें रिस्पांस आया, आपका बहुत प्यार मिला है। और आज फिर मैं आपको कनाडा विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा या जिसको TRV भी कहते हैं, टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा भी कहते हैं, उसके बारे में कुछ और नॉलेज लेके आया हूँ कि उसके लिए आपको एक जो फाइल प्रिपेयर करनी है उसको कैसे आपने एक अच्छी फाइल प्रिपेयर करनी है और अपना केस कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि वीज़ा ऑफिसर उस फाइल को देख के उसको पढ़ के आपको वीज़ा इशू कर दे। तो आज तो चलो फिर हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू बिल्ड अप ए स्ट्रॉन्ग केस, कि हम एक स्ट्रॉन्ग फाइल कैसे बनाएं ताकि जो वीज़ा ऑफिसर है उसके उस फाइल को पढ़ के हमें वीज़ा ग्रांट कर दे। तो इसके लिए जो है आपको 5 पॉइंट मैं बताऊंगा, उसके ऊपर आपको वर्क करना है। तो उससे आपकी फ़ाइल इम्प्रूव हो जाएगी और आपको जो वीज़ा मिलने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो है आपको अपनी एक ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। तो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए क्या करना है आपको, बड़ा सिंपल काम है। वैसे तो जो कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके ऊपर कहीं नहीं लिखा कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री मैंडेटरी है या ज़रूरी है, पर फिर भी अगर आपने वीज़ा लेना है, अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप एक ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट कीजिए। ट्रैवल हिस्ट्री में क्या आप 2 या 3 कंट्रीज़ में विज़िट करके आइए। और ये नहीं है कि एकदम ही विज़िट करना, आपने थोड़े गैप के बाद, थोड़े टाइम के बाद आप विज़िट करिए। उन कंट्रीज़ का नाम है, दुबई जा सकते हैं आप, सिंगापुर जा सकते हैं, थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव, रशिया और शेंजन कंट्री। शेंजन कंट्री जो है यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, कोई भी, ऑस्ट्रिया है, कोई भी आप यूरोपियन कंट्री में जा सकते हैं, शेंजन कंट्री में विजिट कर सकते हैं। और बाकी और कंट्रीज़ में भी आप जा सकते हैं, उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री कंसिडर होती है। तो ये था पहला पॉइंट जो जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना के अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी आपको फाइल को बढ़िया बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, ताकि आपके जो वीज़ा के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। और ये मैं इसमें एक आपको जो लास्ट में पॉइंट बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखिए शुरू से लेके एंड तक, ताकि आपको पूरे पॉइंट्स अच्छे से पता लग जाएं और कोई भी पॉइंट्स स्किप मत कीजिए। और सारे पॉइंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि जो पहले मैंने बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी जो आपने फाइल सबमिट करनी है VFS में अपना कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए, ये उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगी और आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द सेकंड पॉइंट, जो है दूसरे पॉइंट पे आते हैं। उसमें ये आपने शो करना है कि आपने अपने जो होम कंट्री है, होम कंट्री जैसे हम इंडिया में है, तो इंडिया में आपने स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाने हैं। जैसे कोई भी जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहा है उसको अपने स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाने हैं। स्ट्रॉन्ग टाइज आप कैसे दिखा सकते हैं, उसमें ये है कि आप अपनी सेविंग्स दिखाइए, अपने बैंक अकाउंट में सेविंग्स दिखाइए, अपने FD दिखाइए, अपनी इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया हुआ, आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हुई हैं वो आप दिखाइए। उसके बाद आपके पास लैंड है, प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, या कोई भी घर है, या कोई दुकान है, कोई कमर्शियल ऑफिस है, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों आप उसको दिखाइए। जैसे आपके पास ट्रक्स है, अगर आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, टैक्सी का बिजनेस और टैक्सीज होंगी आपके पास, आप अपनी प्रॉपर्टी दिखाइए, मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों दिखाइए। और उससे आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज पता लगेंगे कि आपकी अपने देश से, अपने होमलैंड से, या अपने जिस देश में भी आप रहते, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में हमारी जो होम टाइज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके साथ आप बैंक अकाउंट दिखाइए, जितने भी बैंक अकाउंट है उसकी आप स्टेटमेंट लगाइए, जो आपके नाम पे है, जो जॉइंट अकाउंट भी है उनको भी लगाइए, ताकि आपकी जो है आपकी जो टाइज है, आपके जो संबंध है अपने होम कंट्री से, अपने देश के साथ देख सके वीज़ा ऑफिसर। तो उसके बाद ये सब दिखाने का ये मतलब है कि आपको ये दिखाना कि मैं हर हाल में अपने देश वापस आऊँगा, वहाँ पे जितने दिन के लिए जा रहा हूँ उसके बाद घूम के मैं वापस आऊँगा। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा है ये सारा डॉक्यूमेंट बेस्ड वीज़ा है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप जितने डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे अपने फाइल में वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर आपको लगता है कि मैं 10 डॉक्यूमेंट लगा दूँ, 20 लगा दूँ, या 25 लगा दूँ, 30 लगा दूँ, आप जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे अपनी फाइल में उतनी फाइल आपकी स्ट्रॉन्ग होगी।
पर ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं वो ओरिजिनल हो और झूठे ना हो, कोई भी फ्रॉड ना हो, उसमें कोई भी नकली डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाना, जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगाना, ओरिजिनल लगाना, और जिसका आपके पास प्रूफ है वही चीज़ आपने लिखनी है, उसमें लगानी है। और उसके बाद जो है इसमें अगर कोई आदमी कहता है कि आपने सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट लगाना है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आप 30 भी लगा सकते हैं, 40 भी लगा सकते हैं, 100 भी लगा सकते हैं। ऐसी कोई लिमिट नहीं है फाइल में कि आपने सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट लगाने हैं। आप जितने ज़्यादा लगाएंगे उतनी आपकी फाइल स्ट्रांग होगी और आपका केस स्ट्रांग होगा, आपको वीज़ा मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आप 10 डॉक्यूमेंट लगाते हैं, मैं कहता हूँ आप 12 लगाइए, आप 15 लगाइए, आप 20 लगाइए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे इकट्ठे हो सकते हैं, जेन्युइन और असली और सच्चे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आप लगाइए सारे। और ये था दूसरा पॉइंट। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको प्रूव करनी है अपनी कमिटमेंट। आपने अपनी कमिटमेंट प्रूव करनी है कि मैं वापस आ जाऊंगा अपने होम कंट्री। जब भी मैं घूम फिर के जितनी भी मेरी आइटनरी है, जितनी देर के लिए मैं जा रहा हूँ, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। आपने अपनी कमिटमेंट दिखानी है अपनी होम कंट्री के साथ कि आपको, जैसे आप वहाँ पे शो करना है कि आप, मेरी जॉब है यहाँ पे, मेरा बिजनेस है वो इतना फैला हुआ है कि मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकता, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, उनको मैं छोड़ के नहीं जा सकता। और अगर आपकी कोई भी जो कमिटमेंट है, जो भी आप सोसाइटी के प्रति कमिटमेंट है, अपनी फैमिली के प्रति कमिटमेंट है, अपनी सिटी के प्रति, अपने देश के प्रति, उसको आप शो करिए। और आप उसको किसी भी तरह आपने प्रूव करना है कि मैं घूम के यहाँ पे कनाडा में घूम के जितनी देर के लिए मैं जाऊँगा, उसके बाद मैं अपने घर वापस आऊँगा, अपने होम कंट्री, अपने देश में वापस आऊँगा। तो इसको कहते हैं आपको प्रूव करनी है अपनी कमिटमेंट अपनी कंट्री के साथ, अपने जहाँ भी आप रहते हैं। और जो भी आपने प्रॉमिस किया उसके ऊपर आप खरे उतरना है। कि आपने अगर प्रॉमिस किया कि मैं 15 दिन के टूर के बाद इंडिया वापस आ जाऊँगा, तो आपको उसको कमिटमेंट को पूरा करना है। ये जिस भी देश से आप लगाते हैं, जिस भी देश के आप नागरिक है, आप कहते हैं कि मैं फ़लाने उस देश में वापस आ जाऊँ, तो आपने वो अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है। और ये था तीसरा पॉइंट। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे। तो चौथे पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसमें जो बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अब इसके बाद हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे। तो चौथे पॉइंट में ये आपने शो करना है आपके पास काफ़ी फंड्स है। आप अगर आप कनाडा जाएंगे तो आपके पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। वो आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से। आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, आपका करंट अकाउंट है, आपके पास जो भी जितने भी अकाउंट है, आपने सभी की स्टेटमेंट अपनी फाइल में लगानी है, ताकि आप प्रूव कर सकें कि मेरे पास काफ़ी फंड्स हैं, मैं आराम से घूम सकता हूँ विदाउट किसी की भी सहायता के बिना। मैं अपने इंडिपेंडेंटली, अपने बलबूते पे मैं घूम के आ सकता हूँ वहाँ पे, और उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो फंड्स हैं वो कम से कम 6 महीने पुराने होने चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट नहीं डाले होने चाहिए। अगर आप लेटेस्ट डालेंगे तो वो जो वीज़ा ऑफिसर है वो सोचेगा इसने पकड़ के इधर उधर से लेके फंड्स, किसी से लेके, किसी से हेल्प मांग के इसमें डाले हैं, और मेरे को मतलब सिर्फ बैंक स्टेटमेंट दिखाने के लिए ये काम किया गया। ऐसा नहीं उसको फील होना चाहिए। जो वीज़ा ऑफिसर है वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको कभी भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हम उनको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उसको जो भी चीज़ दिखानी है जेन्युइन दिखाइए, सच्ची दिखाइए, और कोई भी फेक डॉक्यूमेंट मत लगाइए प्लीज़। क्योंकि उसमें जो वीज़ा ऑफिसर के पास पूरी पावर होती है, वो जाके कुछ भी चेक करवा सकते हैं, वो किसी आदमी को भी भेज के कंफर्म कर सकते हैं, वो आपके बैंक अकाउंट में, बैंक में फ़ोन करके, यहाँ तक कि वहाँ जाके मैनेजर से पूछ सकते हैं कि इनके अकाउंट में सच में पैसे हैं या नहीं है, ये उन्हीं का अकाउंट है या किसका अकाउंट है। वो कुछ भी उसमें मैनेज कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी नकली डॉक्यूमेंट ना लगाइए। तो ये था मेरा चौथा पॉइंट। तो इसमें जो और चीज़ें हैं कि आप किस कारण आप जा सकते हैं, मतलब आप इसमें फंड्स तो है ही, आप एक रीज़न अगर वो अच्छा रीज़न आप एक क्रिएट कर सके वहाँ जाने के लिए, तो वो भी बहुत बेनिफिट रहेगा आपकी फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो जैसे रीज़न है, जैसे अगर आप पेरेंट्स है, आपका कोई बच्चा है वहाँ पे स्टडी कर रहा है, तो अगर उसकी कॉन्वोकेशन है, पास आउट कर रहा है डिग्री की, जैसे कॉन्वोकेशन होती है, डिग्री मिलती है, तो उसमें आपका बच्चा आपको इनवाइट कर सकता है। उसके कारण भी आपको ईजीली
ये वीज़ा मिल सकता है, इससे आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और एक और कारण है, मेडिकल रीज़न के कारण भी आपको विजिटर वीज़ा मिल सकता है। जैसे आपके कोई बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, आपका लड़का है, उसकी मिसेज है, वो प्रेग्नेंट है, तो उनको कोई आदमी चाहिए देखभाल के लिए। जैसे डिलीवरी के बाद मदर और बच्चे की देखभाल के लिए उनको कोई आदमी चाहिए, फैमिली मेम्बर चाहिए जो उनकी देखभाल कर सके, तो उसके कारण भी आपको विजिटर वीज़ा इजीली मिल सकता है, आपको टूरिस्ट वीज़ा कनाडा का मिल सकता है। तो अगर ऐसा भी कोई कारण है तो आप अप्लाई करिए, आपको इजीली मिल जाएगा। उसमें आप डिलीवरी डेट आप बता सकते हैं कि इस वक्त उनकी डिलीवरी है, तो कोई भी फैमिली मेम्बर है वो उसकी हेल्प के लिए जाना चाहता है तो उसको विजिटर वीज़ा इजीली मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आप उसमें रीज़न डाल के भी आप विजिटर वीज़ा ले सकते हैं। बाकी मेन चीज़ है जो है वो फंड्स का है। अगर आपके पास फंड्स सफिशेंट है, प्रॉपर है, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। हाँ, वो लोग कहते हैं जी मतलब क्या कनाडा वीज़ा में भी पैसा चलता है? हाँ, पैसा चलता है, उस तरह नहीं चलता जैसे लोग दिखाते हैं कि करप्शन के लिए नहीं चलता, ना किसी को ब्राइब देने की ज़रूरत है। वो जो पैसा वो आपके अकाउंट में होना चाहिए, वो आपके पास ही रहेगा, वो पैसा चलता है। ऐसे नहीं आप सोचिए कि कोई एजेंट आपको कहेगा जी आप मेरे को 10 लाख दे दो तो मैं वीज़ा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो 10 लाख आपने एजेंट को देना वो अपने बैंक अकाउंट में रखिए, और वो आप वीज़ा ऑफिसर को बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आप दिखाइए कि मेरे पास पैसा है, तो वो आपको वीज़ा ग्रांट करेंगे। ना कि आप किसी एजेंट को देंगे तो आपको वीज़ा मिल जाए, ऐसी गलती कभी मत करिए। तो ये मैंने आज चीज़ आपको क्लियर किया। हाँ, पैसा चाहिए वीज़ा के लिए, पर वो पैसा एजेंट को देने के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपके अकाउंट में रखने के लिए, ताकि आप वीज़ा ऑफिसर को दिखा सकें बैंक स्टेटमेंट से, तभी आपको वीज़ा मिलेगा। आपने किसी को वो पैसा नहीं देना, वो आपका पैसा आपके पास ही रहेगा। सिर्फ आपने वो दिखाना है कि मेरे पास सफिशेंट फंड है, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, मेरे पास पूरे पैसे हैं कि मैं जा सकूँ, आ सकूँ, कंफर्टेबली वहाँ घूम सकूँ, और उसके बाद मैं वापस आके यहाँ भी रह सकता हूँ। मेरे पास ये पैसे आपने शो करने हैं। तो ये था मेरा चौथा पॉइंट। और अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। ये फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि और जो मैंने पॉइंट बताया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह का सीक्रेट है कि आप समझ लो कि एक शॉर्टकट आप सोच लीजिए, या एक इजी वे सोच लीजिए कनाडा का वीज़ा लेने के लिए, कि आप अगर वीज़ा, अगर सपोज आपने कनाडा का वीज़ा लेना, उसके पहले अगर आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपको यूएसए का वीज़ा मिल जाता है, तो आपको बड़ी इजीली कनाडा का वीज़ा मिल जाएगा। इसमें ऐसे होता है कि जो यूएसए का वीज़ा है वो मतलब एक तरह का बहुत पावरफुल वीज़ा माना गया है, पावरफुल और बहुत रिस्पेक्टेबल वीज़ा माना गया। अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है तो काफ़ी जो कंट्रीज़ है वर्ल्ड में वो आपको वीज़ा फ्री ट्रैवल भी अलाउ करती हैं। अगर आपके पास 10 साल का यूएसए का वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा, तो आप कई कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल पे भी जा सकते हैं। वीज़ा फ्री ट्रैवल जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। तो वीज़ा ऑन अराइवल आप कहीं कितने कंट्रीज़ में जा सकते हैं, उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सारे लिस्ट बताऊंगा कौन कौन से कंट्री में अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल पे, या वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट है। अगर आप उससे पहले यूएसए का वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपको यूएसए का वीज़ा मिल जाता है, 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा कहते हैं उसको, B1 B2 वीज़ा भी कहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा भी कहते हैं। अगर वो आपको मिल जाता है तो उसके बेस पे आपको कनाडा का वीज़ा बहुत ईजीली मिल जाएगा, और उसमें आपको काफ़ी डॉक्यूमेंट्स लगाने भी नहीं पड़ेंगे, यहाँ तक कि बैंक स्टेटमेंट भी उसमें लगानी नहीं पड़ती। आपको वीज़ा बहुत ईजीली, बड़ी सिंपल फाइल बनती है और आपका वीज़ा बहुत ईजीली ग्रांट हो जाता है उसके बाद। तो इन सब चीज़ों में जो भी चीज़ जो मेन है, आपने कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो फेक नहीं लगाना, नकली नहीं लगाना, झूठा नहीं लगाना, और कुछ भी ओवरस्टेट नहीं करना, कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, जो जेन्युइन है वही लिखना है। तो क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर के पास पूरी पावर होती है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। वहाँ पे आदमी भेज के, जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट का डॉक्यूमेंट है, वो वहाँ पे ऑफिस में अपना एक आदमी भेज के वहाँ से वो पूरा तहकीकात कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आप वहाँ पे जॉब करते हैं या नहीं करते, जो आपका रैंक है, आप कितने साल से वहाँ जॉब कर रहे हैं, वो खुद अपना एक आदमी भेज के भी वेरीफाई करवा सकते हैं। तो ये कभी भी मन में डाउट मत रखिए, क्योंकि अगर उनको किसी भी चीज़ पे शक हो जाता है या किसी भी चीज़ का उनको डाउट हो जाता है, तो वो आपको वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे और आपके ऊपर बैन भी लगा सकते हैं 5 साल का। अगर आपके ऊपर बैन लगेगा तो कम से कम 5 साल का लगेगा। अगर एक बार ही बैन लग गया तो उसके बाद फिर दोबारा वीज़ा लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद एक और जो पॉइंट है वो एक बोनस पॉइंट, कि आप
अगर आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप गर्मियों में अप्लाई करिए। आप जितना हो सके गर्मियों में अप्लाई करिए, विंटर में या सर्दी में मत अप्लाई करिए, क्योंकि विंटर में क्या होता है कि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होती है, तो ये एक टूरिस्ट के लिए वहाँ पे घूमना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो भी एक नेगेटिव ही हो जाता है। अगर आप सर्दियों में अप्लाई, वैसे कोई ऐसा बाहर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से आप सर्दियों में भी अप्लाई कर सकते हैं, पर उसमें वीज़ा चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप सर्दियों में अप्लाई करते हैं तो आप ये अपनी आइटनरी जो है वो गर्मियों में रखिए, ताकि वो आपको ये शो करना कि मैं गर्मियों में जाऊँगा वहाँ घूमने। तो ये थोड़े फैक्टर्स हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि सर्दियों में वहाँ बहुत सर्दी होती है, वहाँ के लोग खुद वहाँ पे घूमना पसंद नहीं करते, तो हम जाके वहाँ कैसे घूमेंगे, क्योंकि बर्फ़ पड़ जाती है बहुत ज़्यादा। कई कई हिस्सों में कनाडा में -40 डिग्री टेम्परेचर हुआ है, तो हम तो वहाँ घूम ही नहीं पाएंगे अगर यहाँ से जाएंगे। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, आप अपनी फ़ाइल बनाइए और अपनी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग करिए और आप वीज़ा के लिए अप्लाई करिए। आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रख के अगर आप अप्लाई करेंगे तो मेरा पूरा यकीन है कि आपको कनाडा का विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी फ़ाइल बनवाना चाहते हैं मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मेरे से जो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हो, आप उसके ऊपर फ़ोन करके मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने मेरे ऑफिस में आके अपने लिए एक फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल बनवा सकते हैं अपने लिए। और बाकी जो है, इसके अलावा जो है, आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए इस वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने देखा आपको नहीं चाहिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, क्या पता उनको ये इन्फॉर्मेशन उनके काम आ सके और उनको बेनिफिट हो जाए। यही मेरा मकसद है ये वीडियो बनाने का। और अगर आपके मन में कोई विचार, आपके मन में कोई क्वेश्चन, आप कमेंट में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मेरा मोबाइल नंबर है जो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दियो, आप मेरे को कभी भी कॉल करके अपना क्वेश्चन क्लैरिफाई कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे वीडियो आप मेरे से बनवाना चाहते हैं तो वो टॉपिक आप लिख के भेजिए कमेंट में, ताकि मैं उसमें आपके लिए नया वीडियो बनाऊँ। ओके, बाय।